नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने पढ़ा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था 1290 ईस्वी के अंदर, वो था क्यूमर्स। क्यूमर्स का संरक्षक होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है, क्यूमर्स की हत्या करता है और दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश की स्थापना की जाती है, जिस वंश को कहा जाता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक, जिसका संरक्षक नियुक्त किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्यूमर्स की हत्या करता है और 1290 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत पे एक नए वंश खिलजी वंश की नींव रखता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो शासन करता है 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा जाता था कि ये हिंदुओं के प्रति उदार नीति का शासक था, हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखने वाला शासक था। ठीक है। और ये खिलजी वंश की स्थापना करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा होता है जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मौका पाकर अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और दिल्ली सल्तनत पे अपना राज कायम करता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत में 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो एक हिंदुओं के प्रति उदार नीति का शासक था। इसका भतीजा आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी हथिया लेता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश में सबसे स्ट्रॉन्ग शासक यही होता है अलाउद्दीन खिलजी, जो शासन करता है 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का ऐसा शासक था या ऐसा प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इसने दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य सेनापति था। इसका सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो अन्य नाम है हजार दिनारी। उस समय में दिनार चला करते थे और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा, जिस कारण इसका अन्य नाम पड़ गया था हजार दिनारी। ये कौन था? ये मलिक काफूर था, वो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी राजधानी चेंज की खिलजी वंश की। कहां पे की? 1304 ईस्वी में दिल्ली के अंदर एक स्थान है सिरी। तो दिल्ली के अंदर सिरी नामक स्थान को इसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य अभियान कौन से थे, कौन कौन से शासकों पे इसने आक्रमण किया, कहां कहां पे अपना अधिकार जमाया। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं उत्तर भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियानों में सबसे पहला इसका अभियान रहता है गुजरात का। सबसे पहला अभियान होता है इसका गुजरात अभियान, जो 1298 में होता है। जब एके यानी अलाउद्दीन खिलजी
गुजरात पर आक्रमण करता है 1298 ईस्वी के अंदर। उसके अंदर जब आक्रमण करता है उस समय जो गुजरात का शासक होता है वो होता है रायकरण बघेला। ये उत्तर भारत के अभियानों में सबसे पहले आक्रमण करता है गुजरात शासक रायकरण बघेला के खिलाफ। उस समय अलाउद्दीन खिलजी एके के जो सेनापति थे वो थे उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में ये गुजरात अभियान पे जाता है। गुजरात अभियान में तो उस समय गुजरात का शासक होता है रायकरण बघेला। ये गुजरात को विजित करता है। इसके मुख्य सेनापति होते हैं उलुग खां और उसके बाद में नुसरत खां। उसके बाद में इसका उत्तर भारत में दूसरा आक्रमण होता है रणथंभौर पर। रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 ईस्वी के अंदर इसका रणथंभौर का। उस समय रणथंभौर का शासक होता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान किसका शासक होता है? रणथंभौर का। एके के सेनापति उलुग खां और नुसरत खां दोनों ही पहले गुजरात अभियान का नेतृत्व करते हैं, फिर रणथंभौर अभियान का नेतृत्व करते हैं। इस अभियान के दौरान नुसरत खां मारा जाता है और रणथंभौर अभियान इसका सफल रहता है। रणथंभौर अभियान के बाद में ये दोबारा से ही राजस्थान की तरफ जाता है और तीसरा आक्रमण करता है चित्तौड़ का। चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान होता है इसका 1303 में। 1303 में उस समय चित्तौड़ के शासक होते हैं रतन सिंह। ये जो चित्तौड़ का अभियान है इसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद पहुंचता है अपने सैनिकों को साथ में लेके। चित्तौड़ अभियान एक फेमस स्टोरी है, आपने नाम सुना होगा पद्मावत। पद्मिनी एक जो राजा रतन सिंह थे उनकी एक खूबसूरत पत्नी होती है। पद्मावत कहाँ की होती है? पद्मावत होती है सिंहलदीप। सिंहलदीप की होती है पद्मावती। सिंहलदीप। सिंहलदीप कहाँ पे है? श्रीलंका। ठीक है। राघव चेतन इसका एक दरबार में एक कवि होता है। किसके दरबार में? रतन सिंह के दरबार में, राजा रतन सिंह के दरबार में। जो राघव चेतन होता है वो तांत्रिक होता है। एक तरीके से पशु पक्षियों की आवाज को वो पहचान लेता है, उनको पहचानने में सक्षम रहता है। तो कहानी ऐसे है कि एक बार कोई तोता आता है और वो तोता पहुंचता है राघव चेतन के पास। राघव चेतन ने वो जो तोता होता है वो गुणगान कर रहा होता है रानी पद्मावती के रूप के बारे में। राघव चेतन उसकी बातों को समझता है और पहुंचता है किसके पास? राजा रतन सिंह के पास। राजा रतन सिंह और राघव चेतन दोनों ही और रानी पद्मिनी को देखने के लिए एक भिक्षुक का भेष बनाते हैं और श्रीलंका पहुंचते हैं। काफी दिनों के बाद में इनको रानी पद्मावती के दर्शन होते हैं। उसके बाद में राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की शादी होती है। उसके बाद जब जैसे ही शादी के कुछ दिन बाद जब राजा रतन सिंह गार्डन में बैठे होते हैं और उधर ही राघव चेतन घूम रहा होता है और साइड में रानी पद्मावती रहती है, तो जैसे ही राघव चेतन रतन सिंह की तरफ आता है तो उसकी नजरें पद्मावती की तरफ होती हैं और राघव जो राजा रतन सिंह है वो बैठे हैं और वो रानी पद्मावती को देखते देखते आगे निकल जाता है। इसी के दौरान ही राजा रतन सिंह पूछते हैं राघव चेतन से कि क्या काम आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो उस समय राघव चेतन बताता है कि मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। इस बात को लेकर राजा रतन सिंह क्रोधित होते हैं। क्रोधित होकर राघव चेतन को बाहर कह देते हैं कि आप
चित्तौड़ छोड़ के यहाँ से निकल जाइए। राघव चेतन इस बात से खुद को अपमानित महसूस करता है और वो सीधा पहुंचता है कहाँ? दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। एके के पास पहुंचता है और एके को कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसी रानी है राजा रतन सिंह की कि ऐसी ना तो कभी हुई है और ना कभी होगी। इतना कहते ही अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को देखने के लिए और अपना अभियान शुरू करता है, चित्तौड़ का अभियान। कुछ समय तक वो चित्तौड़ के बाहर घेरा बनाए रखता है। राजा रतन सिंह से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे सिर्फ रानी का चेहरा दिखा दिया जाए, उसके बाद में मैं लौट जाऊंगा। राजा रतन सिंह ने चेहरा दिखाने से मना किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे परछाई ही दिखा दो, मैं वो देख के वापस लौट जाऊंगा। जैसे ही ये कहता है, राजा रतन सिंह रानी पद्मावती के पास पहुंचते हैं। रानी पद्मावती को जाके कहते हैं कि एके ने कहा है कि सिर्फ परछाई ही दिखा दो। तो रानी पद्मिनी होती है, वो कहती है कि मेरे ऊपर सिर्फ अधिकार रतन सिंह का है, उसके अलावा मैं किसी को भी अपनी परछाई भी नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद में राजा रतन सिंह पहुंचते हैं एके के पास, ब्यौरा पहुंचाते हैं कि रानी ने मना कर दिया। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर जैसे ही आक्रमण करता है, राजा रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना और अलाउद्दीन जैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करती है, उससे पहले ही जो राजपूत सैनिक होते हैं वो सभी मिलके केसरिया करते हैं और रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। इस सारी घटना का विवरण दिया गया है एक पुस्तक में, जो पुस्तक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी ने पुस्तक लिखी, कौन सी? पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी, राजा रतन सिंह और एके, इन तीनों की कहानी का वर्णन किया गया है। चित्तौड़ विजय के बाद में जैसे ही चित्तौड़ को विजित करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में यहाँ का नाम बदलकर खिजराबाद रख देता है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया? चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ विजित करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी एके का अगला आक्रमण होता है मालवा पर। मालवा पे आक्रमण करता है 1305 ईस्वी के अंदर। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण, उसके बाद में 1305 में कौन सा अभियान करता है? मालवा का अभियान। कब? 1305 में। जब मालवा पे आक्रमण करता है, उस समय मालवा का शासक होता है महलक देव। महलक देव के विरुद्ध ये मालवा में आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है वो होता है आइनुल मुल्क मुल्तानी। अलाउद्दीन खिलजी आइनुल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण करता है, जिसको विजित करता है, और उस समय मालवा का शासक होता है महलक देव। ठीक है। उसके बाद में अगला इसका आक्रमण होता है सिवाना पर। सिवाना पर आक्रमण करता है ये 1308 ईस्वी में। उस समय सिवाना का शासक होता है शीतल देव कौन से वंश से रिलेटेड थे? परमार वंश के थे। शीतल देव पे आक्रमण करता है, यहां से विजित होता है। उसके बाद में इसका अगला आक्रमण होता है जालोर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी के अंदर।
उस समय 1311 ईस्वी में जब ये जालोर पर आक्रमण करता है, वहां पे जालोर के जो राजा होते हैं वो कहनड़ देव या कृष्ण देव, उस समय जो जालोर है, जालोर के शासक होते हैं कहनड़ देव या कृष्ण देव। और जो एके है, एके का सेनापति होता है कमालुद्दीन कुर्ग। कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में ये आक्रमण करता है किसके ऊपर? जालोर पर। जालोर का उस समय का शासक होता है कहनड़ देव, जिनका अन्य नाम है कृष्ण देव। ठीक है। उसके बाद में जालोर को विजित करता है और मालदेव को सौंप देता है। मालदेव को सौंपता है कौन सी जगह? जालोर। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान। इसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत विजित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण करता है 1296 ईस्वी के अंदर देवगिरी पर। दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियानों में किसके अभियान है ये? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में सबसे पहला आक्रमण करता है देवगिरी पर। देवगिरी पर आक्रमण करता है, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान इसका शुरू होता है 1296 के अंदर। जिस समय देवगिरी पर आक्रमण करता है उस समय देवगिरी के शासक होते हैं रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन जो कौन से? रामचंद्र देव जो कौन से वंश के थे? यादव वंश। देवगिरी का प्रथम अभियान, देवगिरी पे 2 या 3 बार आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। पहला आक्रमण होता है देवगिरी पर 1296 में। किसके विरुद्ध? रामचंद्र देव के विरुद्ध। उस समय रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक संधि होती है और संधि में कहा जाता है कि रामचंद्र जो देव है वो अलाउद्दीन खिलजी को कर देगा, यानी टैक्स देगा। कर देने का वादा होता है। रामचंद्र सेन शासक बना रहता है। पर कुछ समय बाद क्या होता है कि रामचंद्र सेन जो कर देने से मना कर देता है, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी दोबारा से आक्रमण करता है देवगिरी पर। देवगिरी अभियान ये फर्स्ट और ये सेकंड टाइम में कब आक्रमण करता है? 1307 में। उस समय भी कौन शासक होते हैं? रामचंद्र सेन, रामचंद्र देव। इस समय अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है मलिक काफूर। देवगिरी पर जब दोबारा आक्रमण करता है 1307 ईस्वी के अंदर, शासक होते हैं रामचंद्र देव जो यादव वंश से संबंधित थे, यादव वंश के थे। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है मलिक काफूर। देवगिरी के सेकंड अभियान में रामचंद्र देव को हरा देता है। और ये युद्ध होने का मुख्य कारण क्या होता है कि रामचंद्र देव जो कर देने का वादा करता है उससे मुकर जाता है। और मुकरने के बाद देवगिरी अभियान सेकंड होता है, दोबारा आक्रमण होता है 1307 में रामचंद्र देव के ऊपर देवगिरी अभियान में। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में इसका ये जो अभियान है ये क्या रहता है? सफल रहता है। उसके बाद में देवगिरी के बाद में अगला अभियान इसका आता है वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान
अब इसका सेनापति कौन रहेगा? मलिक काफूर। वारंगल का अभियान आता है 1309 ईस्वी के अंदर। 1309 ईस्वी में उस समय वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ वारंगल का अभियान करता है, जिसमें मुख्य सेनापति होता है मलिक काफूर। और यहां से अधिक मात्रा में धन लूट के और लेके जाता है मलिक काफूर। कहां से? वारंगल से। वारंगल के बाद जस्ट बाद अगला आक्रमण ये करता है द्वार समुद्र पर। द्वार समुद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में। द्वार समुद्र अभियान इसका शुरू होता है 1310 ईस्वी के अंदर। द्वार समुद्र अभियान 1310 ईस्वी। 1310 ईस्वी के अंदर जब ये द्वार समुद्र का अभियान चालू करता है, उस समय द्वार समुद्र का शासक होता है वीर बल्लाल। वीर बल्लाल के साथ में ये वीर बल्लाल के विरुद्ध ये आक्रमण करता है। और वीर बल्लाल कौन से वंश के होते हैं? होयसल वंश के। होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल के विरुद्ध ये द्वार समुद्र का अभियान करता है। और इसमें भी इसका सेनापति कौन होता है? मलिक काफूर। वीर बल्लाल के ऊपर आक्रमण करता है और द्वार समुद्र का जो इसका अभियान होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी इसका सफल रहता है। द्वार समुद्र के बाद में ये अगला अभियान चुनता है अपना पांड्या अभियान, या पांड्या पे आक्रमण करता है। कब करता है? पांड्या अभियान कब करता है? 1311 ईस्वी में। उस समय पांड्या के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? वीर पांड्या। वीर पांड्या पे आक्रमण करता है मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर सेनापति किसका होता है? एके का, यानी अलाउद्दीन खिलजी का। एके के सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में पांड्या पर आक्रमण करता है तथा पांड्या को विजित करता है। उसके बाद में ये दोबारा से आक्रमण करता है तीसरी बार देवगिरी पर। देवगिरी पर दोबारा से आक्रमण करता है 1315 ईस्वी के अंदर। 1315 ईस्वी के अंदर ऊपर आक्रमण करता है 1315 ईस्वी में। उस समय देवगिरी का शासक होता है शंकर देव पर आक्रमण करता है। और किसके नेतृत्व में करता है अलाउद्दीन खिलजी? मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करता है और ये देवगिरी का लास्ट अभियान होता है। इस अभियान के तहत देवगिरी का जो अधिकांश भाग होता है उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इन सारे अभियानों की सफलता के कारण ही इसे कहा जाता है कि दक्षिण भारत को विजित करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्माण कार्य। इसने कौन कौन सी चीजें कहां कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई और कौन कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसमें सबसे पहले निर्माण कार्य में सबसे पहले आता है इसका हौज खास का निर्माण करवाता है। हौज खास दिल्ली के अंदर। उसके बाद में अलाई दरवाजा का निर्माण करता है। उसके बाद में सिरी फोर्ट का निर्माण करता है। सिरी फोर्ट। और इसने राजधानी भी क्या बनाई थी अपनी? सिरी को। सिरी कहां पे है? दिल्ली में। इसकी राजधानी क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की? सिरी, दिल्ली। और ये उसी के अंदर सिरी फोर्ट का निर्माण करवाता है। उसके बाद जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। जमात खाना मस्जिद। ये है अलाउद्दीन खिलजी के
निर्माण कार्य। तथा ये इसकी इतनी सक्सेस होने का कारण क्या है कि ये सभी अभियानों में एक तो इसके पास में अच्छी सेना का होना, दूसरे इसका एक रीजन ये भी था कि स्थायी सेना का गठन करने वाला भी ये प्रथम शासक था। स्थायी सेना का गठन, स्थायी सेना के गठन के कारण ही ये अपने सभी अभियानों में विजित होता चला जाता है। उसके बाद में ये अपने सैनिकों को युद्ध के लिए अच्छी स्थिति में लाने के लिए, अच्छे से युद्ध लड़ने के लिए कुछ प्रथाओं की शुरुआत करता है। जैसे कि इसकी प्रथाओं में सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत करता है। उसके बाद में ये एक नई प्रणाली लेके आता है, हुलिया प्रणाली। हुलिया प्रणाली किसके लिए होती है? सैनिकों के लिए। सैनिकों को हुलिया प्रणाली में क्या होता है कि सभी सैनिकों का एक जैसा ही फेस बनाया जाता है, एक तरीके से एक जैसा ही मास्क पहना दिया जाता है और उनको अलग अलग कवच वगैरह और वो अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सभी एक जैसे ही लगे। हुलिया प्रणाली की शुरुआत करता है। उसके बाद में ये जो भूमि है, भूमि को नापने की एक नई प्रथा की शुरुआत करता है जिसे कहा जाता है बिस्वा। बिस्वा क्या थी? भूमि नापने की प्रणाली। भूमि नापने की प्रणाली थी क्या? बिस्वा। बिस्वा की शुरुआत कौन करता है? एके यानी अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में ये दो कर लगाता है। पहला तो घरी, घरी कर। घरी कर की शुरुआत किसके काल में होती है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। घरी कर क्या होता है? ग्रह कर होता है। जब भी कोई इसके शासन, जो इसका साम्राज्य होगा, उसमें अगर कोई अपना नया घर बनाता है या घर शिफ्ट करता है या नए घर का निर्माण करता है तो उस समय जो कर लिया जाता था उसे बोला जाता था घरी कर। और जो पहले से बने हुए घर थे उनके ऊपर भी इसने टैक्स लगा रखा था। उसके बाद में इसने एक कर और लगाया जिसे कहा जाता था चरी कर। इसे एक तरीके से ये चारागाह कर था, ठीक है। पशुओं को चराने, पशुओं को डालने वाला जो चारा डालते हैं उसके ऊपर जो कर लगता था वो था इसका चरी कर। इसने इस दो करों की शुरुआत की। फिर उसके बाद में आता है इसके दरबारी कवि। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्यतः दो कवि थे। पहला अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और दूसरे थे इसके हसन दहलवी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने क्या किया था? एक तो सितार का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किया था किसने? अमीर खुसरो ने। और ये किसका दरबारी कवि था? एक के अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद इनने क्या किया? अमीर खुसरो ने वीणा को संशोधित किया था। वीणा को संशोधित, ठीक है। एके के निर्माण कार्य में सबसे पहले हौज खास का निर्माण करवाता है, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाता है, श्री फोर्ट का निर्माण करवाता है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाता है। उसके बाद में ये अपनी एक स्थायी सेना का गठन करता है। ये कुछ प्रथाओं को स्टार्ट करता है, जैसे कि पहली घोड़ा दागने की प्रथा, फिर हुलिया प्रणाली चालू करता है सैनिकों के लिए। उसके बाद में एक बिस्वा प्रणाली की शुरुआत करता है। बिस्वा क्या होती है? भूमि नापने की एक प्रणाली होती है। उसके बाद में ये घरी कर ग्रह कर लगाता है और चरी कर चारागाह कर लगाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्य दो कवि हुआ करते थे, एक तो अमीर खुसरो और एक हसन दहलवी। पहला अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अमीर खुसरो ने क्या किया? सितार का आविष्कार किया था तथा वीणा को संशोधित किया था।
इसके बाद में इसने अपनी एक मंत्री परिषद का गठन कर रखा था, जिसके अंदर सभी के लिए जितने भी इसके मंत्री परिषद में सदस्य होते थे उनको अलग अलग पद दिए हुए थे। अलग अलग पदों को, अलग अलग विभागों को अलग अलग पदों में बांट रखा था। जैसे कि इसके मंत्री परिषद में इसकी जो मंत्री परिषद थी उसके अंदर पहला पद आता था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत ये कौन होता था? ये वजीर होता था या फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, दीवाने वजारत क्या होता था? एक तो इसको वजीर कहा जाता था या फिर मुख्यमंत्री कहा जाता था। दूसरा इसका पद होता था दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ, दीवाने इंसाफ क्या हुआ करता था कि शाही फरमान हुआ करता था। शाही फरमान को कहा जाता था दीवाने इंसाफ। उसके बाद में पहला दीवान ए वजारत। दीवान वजारत किसको कहा जाता था? वजीर को। वजीर कौन होता था? मुख्यमंत्री होता था। फिर उसके बाद में दूसरा पद था दीवाने इंसाफ, जो क्या होता था? एक शाही फरमान होता था। फिर उसके बाद में इसका अगला पद आता था दीवाने आसित। दीवाने आसित, दीवाने आसित क्या होता था? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने आसित। उसके बाद में अगला इसका जो पद बनाया गया था, इसने बनाया था, वो था दीवाने दीवाने आसित। दीवाने आसित क्या होता था? जो सैन्य विभाग का मंत्री होता था उसे कहा जाता था। और अगला पद इसने बनाया था दीवाने रस्ताल। दीवाने रस्ताल क्या होता था? विदेशी विभाग का मंत्री, या विदेश विभाग जिस मंत्री के पास होता था, या विदेश मंत्री बोलते हैं। और इसके दरबार में जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे कहा जाता था मनहेयान। मनहेयान, मनहेयान किसको कहा जाता था? गुप्तचर अधिकारी को। गुप्तचर अधिकारी को, गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? मनहेयान। और मुस्तक राज, मुस्तक राज एक इसका अलग पद था। मुस्तक राज, मुस्तक राज पद दिया जाता था जो भी अधिकारी राजस्व को एकत्रित करेगा उसको पद कौन सा? उस पद का नाम था मुस्तक राज। मुस्तक राज था राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी। इसके दरबार में कुछ इसकी मंत्री परिषद बनी हुई थी। मंत्री परिषद में दीवाने वजारत वजीर को कहा जाता था जो मुख्यमंत्री का पद होता था। दीवाने इंसा कहा जाता था शाही फरमान को। दीवाने आसित कहा जाता था सैन्य विभाग या सैन्य मंत्री जो भी होता था उसको। फिर दीवाने रस्ताल कहा जाता था विदेश विभाग मंत्री या विदेश मंत्री को। इसके दरबार में गुप्तचर जो होता था उसको कहा जाता था मनहेयान। मनहेयान किसको कहा जाता था? गुप्तचर अधिकारी को। और जो मुस्तक राज एक पद होता था, मुस्तक राज पद किसको दिया जाता था? जो अधिकारी राजस्व को एकत्रित करेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इसका जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम होता है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर एक अल्प आयु में ही और क्या बनता है? राजा बनता है। किसका उत्तराधिकारी होता है? शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर बनता है कब? 1316 ईस्वी के अंदर। शहाबुद्दीन उमर होता है ये एक अल्प आयु का
अल्प आयु में होता है और उस समय इसको शासक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है मलिक काफूर का। ये मलिक काफूर के षड्यंत्र से और दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य पुत्र होता है मुबारक शाह क्या करता है, पहले देखता है कि शासक तो मुबारक शाह को बनना था और मलिक काफूर षड्यंत्र करके किसको बना देता है, शहाबुद्दीन उमर को। तब मुबारक शाह क्या करता है कि महल में जाता है और मलिक काफूर की हत्या कर देता है और खुद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत पे बैठता है, राज करता है। अगला शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासन करता है 1316 से लेकर 1320 तक। जो मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है वो मलिक काफूर की हत्या करके शासक तो बन जाता है, पर जो सारी की सारी सत्ता होती है वो खुसरो खां के हाथों में चली जाती है। खुसरो खां कौन था, इसके दरबार में एक मुख्य पद पर आने वाला व्यक्ति था खुसरो खां के हाथों में दिल्ली सल्तनत की यानी कि खिलजी वंश की सारी सत्ता चली जाती है। कुछ समय बाद खुसरो खां को मुबारक शाह एक उपाधि भी देता है। खुसरो को खां की उपाधि किसने दी, खुसरो को खां की उपाधि देता है मुबारक शाह। कुछ समय बाद खुसरो खां कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देता है और दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। तो अगला शासक आता है खुसरो खां, या इसका दूसरा नाम है नासिरुद्दीन खुसरो खां। यह शासन करता है अप्रैल से लेकर सितंबर 1320 तक। खुसरो खां क्या करता है, खुसरो खां होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का संरक्षक। फिर खुसरो खां को खां की उपाधि देता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुछ समय बाद खुसरो खां मुबारक शाह की हत्या करता है और खुद दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है नासिरुद्दीन खुसरो खां के नाम से। इसका शासनकाल होता है अप्रैल से लेकर सितंबर 1320 तक। उसके बाद में 8 सितंबर 1320 को 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक आता है और खिलजी वंश को समाप्त कर दिल्ली पे एक नए वंश की शुरुआत करता है। उस वंश का नाम होता है तुगलक वंश। शहाबुद्दीन उमर कौन होता है, शहाबुद्दीन उमर होता है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र और होता है मुबारक शाह को शासक बनना होता है, पर मलिक काफूर के षड्यंत्र से शहाबुद्दीन उमर को अल्प आयु में ही 1316 ईस्वी के अंदर शासक बना दिया जाता है। शासक बनने के कुछ समय बाद ही मुबारक शाह मलिक काफूर की हत्या कर देता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के दरबार में खुसरो खां होता है। खुसरो खां को खां की उपाधि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ही देता है और जो पूरी की पूरी सत्ता होती है वो सारी किसके हाथों में चली जाती है, खुसरो खां। जैसे ही सत्ता इसके हाथ में आती है, खुसरो खां 1320 में राजा बनने का सपना देखता है और देखते ही देखते खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो खां के नाम से अप्रैल 1320 में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे बैठता है। पर 8 सितंबर 1320 को दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का विनाश करके गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है और जो नासिरुद्दीन खुसरो खां होता है ये एक उपाधि धारण करता है। कुछ ही महीने राज किया इसने,
पर उसी राज के दौरान ये एक उपाधि धारण करता है, वो होती है पैगंबर का सेनापति। खुसरो खां की उपाधि होती है पैगंबर का सेनापति। भले ही ये राज करता है कुछ ही महीने, पर सेनापति जरूर वो उपाधि जरूर धारण करता है। और 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश को समाप्त करता है। तो ये था दोस्तों अपना खिलजी वंश। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अभी कुछ दिनों से क्लास हो नहीं पा रही थी, एक्चुअली कोई टेक्निकल मिस्टेक थी जिस कारण से क्लास हो नहीं पाई। आई होप आगे से कंटिन्यू रहेगी। कल अपन देखेंगे तुगलक वंश, और इसके साथ साथ ही जो पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जितने भी मुख्य संविधान संशोधन हुए हैं वो पढ़ाया जाए, वो बताया जाए, उनके बारे में कौन से संविधान संशोधन में क्या हुआ, कौन से में क्या हुआ, वो सारी डिटेल दी जाए। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद।